अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो ग्रुप थ्योरी पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट से यहाँ मतलब कुछ रिजल्ट्स हमारे गैप में मैं देख रहा था, बुक चैप्टर्स चैप्टर्स देख रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स रहते हैं, उनको हम साथ साथ पढ़ते हैं। जिनको हमने पढ़ लिया उनको हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशंस को उस दिन डिस्कस कर लिया था। आज हम ना कुछ मेन हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सब ग्रुप के क्राइटेरियाज देखना, कि हम किस तरह से अगर हमारे पास किसी ग्रुप का सबसेट गिवन हो तो किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि वो सबसेट जो है वो उस ग्रुप का सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप जो है, एक सेकंड के लिए सिर्फ। हाँ जी, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के लिए हमने सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ा था उस दिन। फिर उसके बाद हमने ग्रुप को डिस्कस किया था कि ग्रुप हमारे पास क्या है। ठीक है। तो ग्रुप्स की ये वाली हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल नंबर 1 भी देख ली थी, एग्जांपल नंबर 2 अगर आपको याद हो तो वो भी देख ली थी। यहाँ पर ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसको भी हमने प्रूफ किया था कि ये ग्रुप होता है। इस तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये हमारे पास अंडर एडिशन भी ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होता है। और आपको याद हो कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास फील्ड भी होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। इस तरह से अगर आप देखें कि जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? रैशनल नंबर आ जाता है। तो सो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर जो है ये हमारे पास जो है वो ग्रुप नहीं होता। अगर आप लोग इर्रेशनल नंबर को अंडर एडिशन ग्रुप देखें तो क्या इर्रेशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ग्रुप? एनी आइडिया? सर जीरो इज अ रैशनल नंबर, आइडेंटिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो कंटिन्यू। नहीं बनाया। ठीक है। तो आइडेंटिटी की वजह से हमारे पास ये ग्रुप नहीं है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ये सेट, ये हमने मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि ये ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। वो ग्रुप जो हमारे पास नॉन सिंगुलर होते हैं। और हमने जनरल लीनियर ग्रुप को भी डिस्कस किया था उस दिन, कि जिसकी जो एंट्रीज होती हैं हमारे पास रियल नंबर्स की होती हैं। और हमारे पास ये जो कंडीशन है ये लाजमी है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होते हैं। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में भी बताया था कि स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होते हैं। और इसका मैंने रिलेशनशिप बताया था जनरल लीनियर ग्रुप के साथ, कि ये इसके क्या होते हैं, इसका सब सब ग्रुप। सब ग्रुप होते हैं। ये क्राइटेरिया भी हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली मैं स्टार्ट से इसलिए कह रहा हूँ कि इस बुक की कोई चीज़ हमारे से छूट न जाए, इसलिए मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ। इस तरह से ये जो यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, अगर आपको याद हो तो इसको हमने यूनिटरी ग्रुप बोला था। कि जब हमने Z10 को, आपको पता है Z10 अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप नहीं है, लेकिन जब हम U10 बनाएंगे तो U10 में वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका 10 के साथ GCD क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करेंगे। अब ये वाले ग्रुप जो हैं साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना? आप चेक कर सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप वो होते हैं जो किसी सिंगल एलिमेंट से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 12 देखें तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 0 और 2 इनवर्स नहीं है मतलब ना इनके। अगर आप एग्जांपल नंबर 13 देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ग्रुप। क्यों? क्योंकि अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ग्रुप सिंस द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अगर आप एसोसिएटिविटी देखनी हो इस तरह से, सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही होगा ना, a माइनस बी तो माइनस जी। अगर आप 3 नंबर ले लें तो यहाँ पर एसोसिएटिव जो लॉ है वो होल्ड नहीं होता। और अगर याद हो उस दिन मैंने आप लोगों को ये यूनिटी का भी बताया था कि ये वाली इक्वेशंस को हम यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो, z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस क्या मैंने बताया था, आयोटा साइन थीटा। ठीक है। तो हम इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब ये 8 वाली देखना हो तो इसमें हमारे पास एंगल 360 होता है, उसको 8 पे डिवाइड करते हैं, सिंपली बात है।
तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो आप लोग 45 के जो है वो एजिस को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया कि रूट बना सकते हैं। ये हमारे पास रूट है ये वाले ना, 3, अब यहाँ पर भी 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस तरह से ये 8 रूट हैं, तो इस तरह से ये ग्रुप फॉर्म करेंगे, सही है। इस तरह से अगर आप ये वाली एग्जांपल्स को देखें तो ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करती हैं। इसी तरह से अगर मैंने उस दिन भी अंडर एडिशन भी, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें और अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें या अंडर एडिशन देखें तो ये ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उस वजह से हमारे पास ये फील्ड भी होता है। इस तरह से ये वाली चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तकरीबन हमने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप के रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यूनिकनेस की प्रॉपर्टी भी मैंने पहले बता दी थी कि अगर किसी ग्रुप में आइडेंटिटी है तो वो ऑलवेज क्या होती है, यूनिक होती है। और ग्रुप में अगर आपको याद हो तो ग्रुप में जो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी एलिमेंट के, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। उसके बाद अगर आप ये वाला कैंसिलेशन लॉ जो है ये देखें तो अगर इन अ ग्रुप द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, होल्ड होता है, दैट इज बी ए इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट लगाएं सॉरी राइट लगाएं तो बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर लेफ्ट लगाएं तो यहाँ पर भी ये चीज़ क्या हो जाएगी, बी सी। जैसे कि अगर आपको याद हो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा रहे होते हैं, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं, तो जिस वजह से ये क्या हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज़ स्टार्ट में होती है वो स्टार्ट में जाके ए का इन्वर्स बन जाती है। तो आपको पता है मैट्रिक्स में ए का इन्वर्स जो होता है उसको अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी। इडेंटी आता है। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो आपको पता है इडेंटी मैट्रिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाहिर बात है एक्स ही आ जाएगा। तो ये हम फर्स्ट ईयर वगैरह में सिस्टम ऑफ फंक्शंस में कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर ही हम लगा रहे होते हैं। यहाँ पर फिर ये चीज़ आती है कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्सिस, ठीक है। किसी भी जो एलिमेंट का इन्वर्स होता है वो हमारे पास यूनिक होता है। अगर आपने यूनिकनेस प्रूफ करनी हो तो उसके लिए ये चीज़ होती है कि हम दो तरह की कंडीशन लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर एलिमेंट ए है तो इसके दो इन्वर्सिस हैं, बी भी इसका इन्वर्स है और बी प्राइम भी इसका क्या है, इन्वर्स है, ये चीज़। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि एसएमएस में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करने का आइडिया होना चाहिए। थ्योरम आप प्रूफ करें या ना करें कंप्लीट, लेकिन आपको आपका जो आइडिया है प्रूफ करने का वो ठीक होना चाहिए। आपको पता है कुछ जो प्रूफ हैं वो इंडक्शन से होते हैं, वो इस तरह से नहीं होते। कुछ प्रूफ हैं जो कंट्राडिक्शन से होते हैं, और कुछ प्रूफ्स हैं जो कि हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव से होते हैं। तो आपके पास जो आप आइडिया यूज कर रहे हैं किसी भी प्रूफ करने के लिए वो आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। वो बेशक फिर आप एंड पॉइंट तक पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन वो आपको नंबर पूरे देते हैं। तो लास्ट पर आप लोगों ने बेसिकली जिन दो चीज़ों को डिफरेंट लिया उनको आप लोगों ने क्या करना होता है, इक्वल प्रूफ करना होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो दो एलिमेंट्स लिए थे उनके इन्वर्सिस भी क्या, सॉरी इन्वर्सिस जो सेम डिफरेंट लिए थे वो तो बेसिकली जो थे वो दोनों नंबर जो थे वो दोनों क्या थे, बराबर थे। अगर ये थ्योरम को देखें, सोक्स शूज प्रॉपर्टी देखें, तो इसमें कहता है कि अगर आप ए बी का इन्वर्स देखें तो वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स के बराबर होता है और ए इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह मतलब जिस तरह से हम कल भी देख रहे थे कि ए बी का अगर आप अल्फा बीटा का इन्वर्स फाइंड करना हो तो ये किसके बराबर होगा, बीटा का इन्वर्स और अल्फा का इन्वर्स, ऐसे ही है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास आप कुछ किस तरह का ग्रुप ले रहे हैं जिसमें बीटा का इन्वर्स क्या होगा और अल्फा का इन्वर्स क्या होगा। जिस तरह से S3 लिया था वहां पर बीटा का इन्वर्स क्या था, बीटा था, और अल्फा इन्वर्स का इन्वर्स क्या था, ये चीज थी। इस तरह से ही था मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिस्टोरिकली नोट है, ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ने वाली नहीं हैं। एक्सरसाइजेस को आप देख सकते हैं, आपके ये काफ़ी नॉलेज यहाँ से मिलेगा। अब आता है चैप्टर नंबर 3, फाइनाइट ग्रुप्स आते हैं और सब ग्रुप्स आते हैं। आपको उस दिन भी बताया था कि सबसे पहले हमने ऑर्डर को डिफाइन किया था। ऑर्डर क्या होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि किसी ग्रुप की जो कार्डिनलिटी होती है वो उसका क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। अब अगर वो कार्डिनलिटी फाइनाइट हो तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। और अगर उस
ग्रुप की जो है कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट हो तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ इनफिनिट ग्रुप्स में लिखूंगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे के सारे ये कौन से ग्रुप में, ये हमारे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट ग्रुप में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ ग्रुप से लिखूं, जैसे कि Z3 लिखूं या Z5 लिखूं या Z7 लिखूं, तो ये सारे के सारे कौन से ग्रुप है हमारे पास, फाइनाइट ग्रुप है। यहाँ पर कुछ दो तरह के मैं यहाँ सॉरी ऑर्डर को डिफाइन करूंगा कि ऑर्डर क्या होता है। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, ग्रुप में फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है E, A1, A2, A3, ठीक है। अब अगर A1 की हम पावर लें, मैंने उस दिन भी डिफाइन किया था N1, वो भी आइडेंटिटी आती है। A1 की पावर लूँ N2, वो भी हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी। और N1 स्मॉलर हो N2 से, तो देन A1 का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, N1 के बराबर होगा या N2 के बराबर होगा, वो बेसिकली N1 के बराबर होगा, लीस्ट होता है, ठीक है। आपको पता है कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ऐसे ऐसे ग्रुप्स एक मिनट, ऐसे ग्रुप्स जिनमें आइडेंटिटी के अलावा, क्योंकि आइडेंटिटी तो एक आपको पता है यहाँ पर आइडेंटिटी का तो ऑर्डर ऑलवेज वन होता है, तो आइडेंटिटी के अलावा ऐसे ग्रुप्स जिसमें ईच एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनमें हर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अगर आपको याद हो तो वो कहलाते हैं टॉर्शन। टोर्शन फ्री ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि टोर्शन फ्री ग्रुप्स की कोई एग्जांपल दें, तो टोर्शन फ्री ग्रुप्स की एग्जांपल कौन सी आ जाएगी, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स में आपको पता है जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, या आप रैशनल ले लें, ठीक है, या अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स लें, तो इनमें ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं इनमें आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अच्छा, और ऐसे ग्रुप्स जिनमें जो ऑर्डर होता है हर एलिमेंट का वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट होता है, उनको क्या बोलते हैं भला, पीरियोडिक। पीरियाडिक बोलते हैं। उस उसको टोर्शन ग्रुप नहीं बोलते, ये तो टोर्शन फ्री होते हैं ना, तो वो टोर्शन, आई थिंक सो। पीरियाडिक की डेफिनेशन अब्दुल और मजीद, टॉर्शन भी कहते हैं, पीरियोडिक भी हाँ मेरे पीरियोडिक ख्याल भी से कहते कहते हैं, हैं। ठीक है, सही है। अब अब्दुल मजीद ने मे भी इसको पीरियाडिक लिखा हो, ठीक है, टोर्शन या पीरियाडिक, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर का भी आपको पता चल गया, ग्रुप के ऑर्डर का भी और एलिमेंट के ऑर्डर का भी आपको अंदाजा हो गया क्या है। आगे हम चलते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। हमारे पास सब ग्रुप होने के लिए उस सेट का सबसे पहले हमारे पास सब सेट होना जरूरी है, उस सेट का कि एच जो है वो सब सेट है जी का। और मैंने बताया था दोनों का ऑपरेशन जो है वो सेम होना चाहिए ना, जी का भी ऑपरेशन स्टेरो होना चाहिए और एच का भी ऑपरेशन स्टेरो होना चाहिए। स्टेरो मीन्स सब्ट्रैक्शन, एडिशन, या आप जो ऑपरेशन डिफाइन वहां पर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एच जो है वो इस जी का जो है सब ग्रुप तब होगा अगर एच जो है बजाते खुद क्या हो, बजाते खुद क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, ठीक है। अब जो सब ग्रुप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर होते हैं और क्या एक क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको याद हो तो इडेंटिटी और जी जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं किसके, जी के। ये तो ट्रिवियल बात है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास जो ग्रुप होते सब ग्रुप होते हैं ये कौन से होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। और अगर बात करें आप लोग इनको अगर हम देखें तो इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, कि ये जो ग्रुप होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर आइडेंटिटी और जी के अलावा जी एच जो है ये प्रॉपर सबसेट हो किसका, जी का, मतलब एच का प्रॉपर होना जरूरी है। आपको पता है प्रॉपर क्या होता है, कि जो आइडेंटिटी और जी के अलावा हो, उसके अलावा अगर हो तो एच जो होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इसका भी आप लोगों को अंदाजा है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं।
ये हमारे पास जो है ये सब ग्रुप है या नहीं है। उसके बाद सब ग्रुप चेक करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो दो तीन हैं। सबसे पहले आता है वन स्टेप सब ग्रुप क्राइटेरिया। अब देखेंगे अगर हमारे पास एक मैं ग्रुप लेता हूँ, यहाँ पर S3 ले लेता हूँ, इसमें वन है, अल्फा स्केयर है और बीटा है, और हमारे पास अल्फा बीटा है और अल्फा स्केयर बीटा है। ये हमारे पास एक क्या है, ग्रुप है। अगर मैं इसका एक सब सेट ले लेता हूँ H, जिसमें हमारे पास क्या है, वन है, अल्फा और अल्फा स्केयर है। अब मैंने चेक ये करना है कि क्या ये जो H है ये सब ग्रुप होगा जी का या नहीं होगा। इसके लिए दो क्राइटेरियाज है। यहाँ पर आपको पता है, आप लोग यहाँ पर जो ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर वन स्टेप क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि अगर ए बी का इनवर्स जो है वो बिलोंग कर जाए H में, जिसका मतलब क्या होता है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहाँ से दो एलिमेंट को उठाना है। मैंने ए ये रख लिया, ए मैंने क्या ले लिया, अल्फा, और बी मैंने क्या ले लिया, अल्फा स्केयर। क्या ले लिया, अल्फा स्केयर। अब मुझे बताएं कि इस ग्रुप में अल्फा स्केयर का इनवर्स क्या है, अल्फा स्केयर, अल्फा। अल्फा। अगर आप अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, अल्फा स्केयर। अब मुझे बताएं कि अल्फा स्केयर क्या इसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, यस, तो इसी में कर रहा है। दिस मीन कि जो एच होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो ये हमारे पास जो क्राइटेरिया था ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लीकेशन का था। अगर यही जो ग्रुप्स हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप होते तो हमारा ये जो क्राइटेरिया इसने क्या बन जाना था भला, इसने बन जाना था ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए H में से। ऊपर लिखा भी हुआ है ये वाला, ये वाली नोट। फॉर एनी ए बी है या फॉर ईच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हाँ, ये यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये यहाँ पर हमारे पास जो ईच ए बी है, यहाँ पर फल आल ए बी बिलोंग टू H, ये भी जरूरी है। एक के लिए तो कर सकता है लेकिन सबके लिए करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे देखें एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने क्या बोला है कि अगर लेट जी बी अ बिलियन ग्रुप विद आइडेंटिटी, लेट एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है, इनको हम देख सकते हैं क्लियरली। टू सब हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम वगैरह में, तो हम जो यूज़ करते हैं वो हम वन स्टेप क्राइटेरिया ही यूज़ करते हैं। टू स्टेप क्राइटेरिया जो है ये थोड़ा बड़ा क्राइटेरिया है, इसमें हम दो प्रॉपर्टीज लगा के चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ए इनवर्स अगर देखें, एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए इफ ए बी इज इन एच व्हेन एवर ए बी आर इन एच। अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके देखें तो वो हमारे पास किस में जाना चाहिए, एच में। एंड ए इनवर्स इज इन एच व्हेन एवर ए इज, मतलब कि दो प्रॉपर्टी, ए बी को भी एच में से बिलोंग करना चाहिए, और इफ ए बिलोंग करता है एच में से तो ए के इनवर्स को भी बिलोंग किस में से करना चाहिए, एच में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये टू स्टेप क्राइटेरिया। अब ये जो टू स्टेप क्राइटेरिया है इसी को उसने ना चेंज करके क्या बनाया हुआ है, वन स्टेप क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली जो टू स्टेप क्राइटेरिया इसी से हम क्या बना लेते हो, टू स्टेप क्राइटेरिया, सॉरी टू स्टेप क्राइटेरिया से वन स्टेप क्राइटेरिया। अब फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट है कि लेट एच बी या नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ एच। अगर फाइनाइट है, ठीक है, तो इफ एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। अगर तो हमारे पास एच जो है वो हमारे पास सब सेट है किसका, जी का। और ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एच हमारे पास क्लियर हमें नजर आए कि वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो अगर हम दो एलिमेंट उठाएं, ए बी बिलोंग करते हैं एच में से, और ए बी को मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा एच में से ही चले जाएं। तो सिर्फ हम अगर क्लोज चेक कर लें तो ये हमें कहता है कि वो उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला थ्योरम आता है, थ्योरम 3.4। यहाँ पर वो क्या कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द जी, देन यहाँ पर इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो, जनरेटर। इसको हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर जी जो है ये एक ग्रुप है, अगर उसमें से एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है तो ए से जनरेट होने वाला जो ग्रुप होगा उसको मैं एच कह देता हूँ। सारी बात है, वो भी तो कोई सेट होगा ना, तो वो लाजमी तौर पर जो एच होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये भी हम थ्योरम कह रहे हैं कि किसी ग्रुप के एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो हमारे पास सेट आता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है,
अच्छा मुझे बताएं कि ये जो चीज होगी, जिस एलिमेंट से कोई ग्रुप जनरेट होता है एच, क्या ये हमेशा साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा? हाँ जी, किसी भी जनरेटर साइक्लिक। साइक्लिक की तो ये प्रॉपर्टी बड़ी। अब हमने एक चीज तो पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि हर साइक्लिक जो ग्रुप होता है उसका सब ग्रुप क्या होता है, लाजमी तौर पर क्या होता है? साइक्लिक। साइक्लिक होता है। और हमने ये भी चीज पढ़ी, क्या ये दुरुस्त बात है कि अ, हर जो ग्रुप, सॉरी, हर ग्रुप जो साइक्लिक होता है उसका सब ग्रुप तो साइक्लिक होता है, लेकिन जो सब ग्रुप अगर साइक्लिक हो तो क्या ये जरूरी है कि ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो? नो। 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 ये आप किस एग्जाम्पल के तहत कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा ग्रुप बता सकते हैं कि जिसमें ग्रुप खुद तो नॉन साइक्लिक हो लेकिन उसके तमाम जो सब ग्रुप्स हैं वो क्या हो, साइक्लिक हो? तो है कोई ऐसा ग्रुप? ये बड़ा वेल नोन ग्रुप है। Q8 कौन सा ग्रुप है? Q8। तो Q8 Q8 अगर quaternion group. क्वोटर्नियन ग्रुप, ये बजाते खुद तो नॉन साइक्लिक है, लेकिन अगर इसके तमाम के तमाम फॉर ऑल एच देखें वो हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो आई थिंक ऐसा भी, ऐसे ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि जो खुद तो नॉन साइक्लिक होते हैं लेकिन उनके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। तो आई थिंक इन ग्रुप्स का भी एक स्पेशल नेम होता है, मेरे माइंड में नहीं है, ये अब्दुल मजीद ने अपनी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे ग्रुप्स जो बजाते खुद नॉन साइक्लिक हों लेकिन क्या उसके सब ग्रुप जो साइक्लिक होते हैं। तो अगर किसी को नेम याद है तो वो यहाँ पर लिख दे, अदरवाइज फिर हम इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन इसका नेम होता है स्पेशल ना, ठीक है, कि उन ग्रुप्स को, नहीं नहीं मोनाइड नहीं है, मोनाइड तो वो प्रॉपर्टी होती है, ये ग्रुप्स के नेम होते हैं स्पेशल ना, वो हम देखकर इसको डिस्कस कर लेंगे, कल मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर अगर Z10 देखें तो Z10 में अगर आप ये वाली चीजें देखें, उसके बाद -1 से जनरेट होने वाला ग्रुप देखें, अगर डाईहाइड्रल ग्रुप देखें तो उस ग्रुप में, अब अगर यही एग्जांपल देखते अगर आप लोग, जो मैं S3 की दी थी, तो यहाँ पर अगर अल्फा से जनरेट होने वाला हम देखें तो अल्फा से कौन सी चीज जनरेट होती है, 1 अल्फा और अल्फा स्केयर। तो आपको पता है ये S3 खुद तो क्या था, नॉन साइक्लिक था, लेकिन हमें एक ऐसा सब ग्रुप मिल गया जो कि हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक। अब हम सारे के सारे नहीं ग्रुप कह सकते कि इसके सारे के सारे सब ग्रुप जो है वो क्या हो, साइक्लिक हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने इस चीज को भी पहले से डिस्कस कर रखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ये सेंटर ऑफ ग्रुप में वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो हम नोशन जी यूज करते हैं सेंटर के लिए, ये एक जर्मन वर्ड है जिसको हम जेंट्रम कहते हैं, ठीक है। उस वजह से जेंट्रम की वजह से इसको जी से शो करवाते हैं। तो हमें गैलियन से काफी कुछ सीखने को मिलता है कि ये वाली नोशंस को हम क्यों यूज कर रहे हैं, जी को, सी को, जी को, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक रिजल्ट है वेल नोन कि हमारे पास जो सेंटर होता है किसी ग्रुप का, तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर आपको कोई कह दे कि किसी ग्रुप का सेंटर फाइंड करें, सॉरी सब ग्रुप फाइंड करें, तो सबसे पहले तो उसका एक सब ग्रुप कौन सा होगा, सेंटर होगा। कौन सा होगा, सेंटर। फिर अगर आपसे कोई कह दे कि किसी ग्रुप का सब ग्रुप फाइंड करें, तो आप कोई एलिमेंट उठाएं, उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला क्या बनाएं, सेट बनाएं, तो वो जो सेट होगा वो भी बताते खुद उस ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि इस ग्रुप के पॉसिबल सब ग्रुप्स फाइंड करें, तो ये ट्रिक्स हैं जिनकी बेस पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा कि अभी हम उस टॉपिक की तरफ गए तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई बताएगा कि क्या जो सेंटर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का, यस है या नो है, मतलब होता है या नहीं होता नॉर्मल सब ग्रुप, सेंटर जो होता है, यस, नॉर्मल होता है। यस। यहाँ पर हमने अभी वो टॉपिक पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो नॉर्मेलिटी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ से ये भी मैंने बताया था कि सेंटर का जो रिजल्ट मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने इसी तरह से बताया था कि डी एन का जो सेंटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, जब एन क्या होता है हमारे पास, ओड होता है। और मैंने बताया था कि इसका सेंटर 1 होता है और अल्फा की पावर n/2 होता है, जब एन क्या होता है हमारे पास, इवन होता है। तो ये रिजल्ट उसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकली रिजल्ट लिखा हुआ है एंगल्स के साथ। तो लेकिन ये एंगल्स वगैरह यूज नहीं होते पेपर्स वगैरह में, इसलिए ये वाला जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये वाला सही वाला रिजल्ट है, ठीक है। आगे हम एक चीज को पढ़ते हैं, सेंट्रलाइजर पढ़ते हैं। ये सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और किसी
सेट का भी हो सकता है कि जो सब सेट हो किसी ग्रुप का, उसका हम किस तरह से सेंट्रलाइजर फाइंड कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइजर की सबसे पहले तो डेफिनेशन देखें कि सेंट्रलाइजर होता क्या है। अगर हम सेंट्रलाइजर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है, मैं आपको सामने ग्रुप S3 लिखता हूँ, 1 है, अल्फा स्क्वायर है, और हमारे पास बीटा है, अल्फा स्क्वायर बीटा है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। यहाँ पर अगर मैं सेंटर फाइंड करना चाहूँ अल्फा का, तो इसके सेंटर से मुराद क्या है कि अल्फा किन किन एलिमेंट्स, क्योंकि मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि अब ग्रुप में से वो तमाम एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनके साथ अल्फा कम्यूट करता है। तो अगर आप देखें अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को अल्फा के साथ करें तो आपका आंसर क्या आता है, बराबर आता है। तो इसका मतलब है 1 इसका क्या है, सेंट्रलाइजर। ठीक। दूसरी बात, अगर आप अल्फा के साथ इसको देखें दोबारा से, तो अल्फा के साथ भी ये क्या करेगा, कम्यूट। और अगर अल्फा स्केयर के साथ करेंगे तो ये फिर भी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। सबको नजर आ रहा है। लेकिन अगर अल्फा को आप बीटा के साथ करते हैं, फिर या बीटा को अल्फा के साथ, क्या ये इस ग्रुप में बराबर होते हैं S3 में? क्या बीटा इसका सेंट्रलाइजर होगा? नो। नो, क्योंकि यहाँ इस ग्रुप में अल्फा बीटा जो होता है वो बराबर होता है बीटा अल्फा स्केयर के, ऐसे ही है ना। तो ये इसका सेंट्रलाइजर नहीं होगा। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो अल्फा स्केयर बीटा, क्या इसका होगा सेंटर? नो। तो हम इसको चेक कर सकते हैं अल्फा को अल्फा स्केयर बीटा के साथ, तो ये हमारे पास तो बीटा आ जाएगा, ऐसे ही है। और दूसरा अगर हम अल्फा स्केयर बीटा को अल्फा के साथ चेक करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये अल्फा बीटा सेंटर में आ जाएगा, तो वहां पर हम अल्फा बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीटा अल्फा स्केयर। तो ये अल्फा आ जाएगा, तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा। मतलब एक साइड पे बीटा आ गया और एक साइड पे अल्फा बीटा आ गया। तो ये भी इसका सेंटर नहीं है, तो ये इस तरह से ये भी सेंटर नहीं होगा। तो अब ये इस एलिमेंट का क्या आ गया है, सेंटर आ गया। समझ आ रही है? और जो सेंटर होता है किसी, सेंट्रलाइजर होता है किसी एलिमेंट का, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो भी क्या होता है, किसी ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ठीक है। ये भी एक मशहूर मरूफ है कि फॉर ईच सेंट्रलाइजर। तो आपके पास ये सब ग्रुप चेक करने के क्राइटेरियाज है कि कोई अगर आपके पास ग्रुप दे दिया जाए तो आप किस तरह से उसके सब ग्रुप फाइंड करें। तो ये उसका क्या है हमारे पास क्राइटेरिया। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ग्रुप हमारे पास जो है वो अबिलियन हो, ग्रुप हमारे पास क्या हो, अबिलियन हो, तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स का जो सेंटर होगा वो बजाते खुद क्या चीज आ जाएगी, क्योंकि ग्रुप अबिलियन ग्रुप है, वो क्या आ ग्रुप आ जाएगा, जाएगा। ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट तो उस एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जाते खुद ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं बता दूं आप लोगों को, एक चीज को यहाँ समझिएगा क्योंकि यहाँ पर वो शायद नहीं लिखी। एक होता है हमारे पास सेंट्रलाइजर, क्या होता है हमारे पास, सेंट्रलाइजर। और एक हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलाइजर। नॉर्मल। अब मैं ना सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर किसी सब सेट, अगर एस एच जो है ये सब सेट है जी का, और यहाँ पर एच जो है ये सब सेट है किसका, जी का। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या फर्क है दोनों में। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि फर्क क्या है इसमें सेंट्रलाइजर में और नॉर्मलाइजर में, तो वो आपके सामने, अगर हम एक सेकंड के लिए, नेट का कुछ इशू बन गया। अच्छा, सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में थोड़ा सा फर्क सुन ले, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में क्या फर्क है। अगर आप S3 ही ले लें और एक तरफ आप H ले लें, ठीक है, H आप ले लें, 1 ले लें, अल्फा ले लें और अल्फा स्केयर ले लें। अब ये सब सेट है किसका भला, S3 का। किसका है, S3 का। इसको जरूर समझिएगा इस सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर को। मैं आपको कहता हूँ कि S3 में सेंट्रलाइजर से ये मुराद होता है कि आपके पास पूरे सेट्स के साथ कौन से एलिमेंट्स जो है वो कम्यूट करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल दोनों तरफ ना इस H को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ और H को मल्टीप्लाई इस तरफ करता हूँ, तो मुझे बताएं कि इस साइड पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भला, यहाँ पर अल्फा स्केयर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अगर इधर देखूं तो क्या आएगा मेरे पास, इधर भी क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो सेट हैं ये वाले, ये आपस में देखे ना एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं, तो ये जो अल्फा होगा ये बेसिकली एच का क्या होगा, सेंट्रलाइजर होगा। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछने लगा हूँ, अगर ये सेट मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से आ जाते, अल्फा आ जाता, 1 आ जाता और अल्फा स्केयर आ जाता, और दूसरी साइड पे आ जाता 1 आ जाता, अल्फा आ जाता और अल्फा स्केयर आ जाता, मुझे बताएं कि ये जो दोनों सेट हैं ये है तो बराबर है, अब मुझे बताएं कि क्या अल्फा इसका सेंट्रलाइजर होता या नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, इसका होता, अल्फा जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फा इसका सेंट्रलाइजर लाजमी तौर पर होता, ठीक है। लेकिन अगर आप यही बात अगर आपको नॉर्मलाइजर में पूछता तो यहाँ पर अल्फा इसका नॉर्मलाइजर तो होता, क्योंकि नॉर्मलाइजर में सेट्स का पूरा पूरा कम्यूट करना जरूरी है। यहाँ पर देखें ना, अल्फा अल्फा के साथ कर रहा है, अल्फा स्केयर के साथ कर रहा है, 1 1। यहाँ पर अल्फा किस में चला जाता, नॉर्मलाइजर में चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में अल्फा जो है वो सेंट्रलाइजर में नहीं जाएगा। तो ये दोनों में फर्क होता है कि एक में तो हमारे पास सेट्स के एलिमेंट्स आपस में, नॉर्मलाइजर में सेट्स के एलिमेंट्स को भी कम्यूट करना चाहिए, और नॉर्मलाइजर में सेंट्रलाइजर में क्या होता है कि सेट्स का जो है वो कम्यूट करना ही काफी होता है। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं लगी तो फिर भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये अब्दुल मजीद में सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर को वहां पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज आप खुद देख सकते हैं इसके, उसमें कौन सी चीजें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ जी, ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट एंड राइट को सेट्स भी हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब अभी हम उस टॉपिक की तरफ नहीं गए कि जहाँ पर अल्फा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच अल्फा। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू जी, अगर आपको याद हो तो इस तरह के हम एच को हम क्या बोलते होते थे कि ये जो एच होता है ये जी में क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, इन चीज़ों को। तो वो जो नॉर्मल। ग्रुप होता है, इसी तरह से हम इस चीज़ को जो है वो अटैच करेंगे उसके साथ जाके ना, नॉर्मलाइजर को नॉर्मल के साथ। अब यहाँ पर आ जाते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का मैंने बताया हुआ कि क्या होते हैं कि जो सिंगल एलिमेंट से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब यहाँ क्राइटेरिया है कुछ के, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी इफ ए हैज अ इनफिनिट ऑर्डर। देन अगर दोनों की पावर बराबर हों तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि ये दो जो हैं एलिमेंट्स की पावर्स कब बराबर होंगी, कि जब आई और जे भी बराबर होंगे। और अगर हमारे पास ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो देन ए से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे कि n-1 तक वो आएंगे, क्योंकि ए की पावर n लेने से वो दोबारा क्या आ जाएगी, इडेंटिटी आ जाएगी। अगर आप चेक करें, इफ एंड ओनली इफ n जो है ये डिवाइड करता है i माइनस जे को। ठीक है, तो ये थ्योरम है, थ्योरम आप डिवीजन एल्गोरिथम से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि ए से, ए की कार्डिनलिटी और ए से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी दोनों की क्या होती है, बराबर। मतलब ए का ऑर्डर अगर आप चेक करें तो वो भी अगर 3 होगा तो ए से जनरेट होने वाला जो ग्रुप होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो ये वेल नोन रिजल्ट्स हैं, इनको जहन में रखते हैं फॉर द फर्दर एमसीक्यूज वगैरह के लिए। आगे जो है, जो लेट जी बी अ ग्रुप ए बी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, तो एन जो होता है वो डिवाइड करता है के को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए जो है की पावर आइडेंटिटी आ जाती है और ए की पावर के भी जो है वो भी क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एन होगा वो ऑलवेज के को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ आ रही है इस बात की। तो ये सिंपल से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एन जो होता है वो लेस भी होता है किससे, के से। हम इस चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हुए। तो ये साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं। आगे ये देखें कि अगर ए की पावर के से जनरेट होने वाला जो ग्रुप होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ग्रुप का अगर ऑर्डर हमारे पास क्या है, एन है। ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एन है। अगर जीसीडी हम लें किसी का एन का के साथ, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इससे जनरेट होने वाला और इससे जनरेट होने वाला सेट के जो ग्रुप होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे।
आगे ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये मैंने पहले भी बताया था, इसको हम लैग्रांज थ्योरम की क्लोररी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर एच का जो ऑर्डर होता है वो जी के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। आगे जनरेटर के क्राइटेरियाज हैं। आगे ये वाली चीज देखें क्रोलरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग इंटीजर्स लेते हैं, एन इंटीजर के इन जी एन, इज जनरेटर ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ, मतलब के सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर आप देखें कि हमारे पास जो है वो जनरेटर किसी एलिमेंट्स का कब होगा, जब एन का के साथ जो है जीसीडी क्या होगा, 1 होता है। ये अंडर मॉड्यूलो की बात कर रहा है। ठीक है, कि अगर आप अंडर मॉड्यूलो वाले ग्रुप में से जनरेटर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये भी हमने बात को डिस्कस कर लिया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। अगर आप किसी ग्रुप से जनरेट कर रहे हैं किसी सेट को, तो वो अगर एन आ जाता है, देन ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप जो है वो डिवाइड करता है एन को। तो ये दूसरे वर्ड्स में लैग्रांज थ्योरम ही है। तो मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो चुका है। बकाया इंशाल्लाह हम फर्दर जो है टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो काफ़ी रिजल्ट्स वगैरह हमने आज डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।